हेलो दोस्तों का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाली है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ठाकुर एप्लीकेशन के आपके जितने भी प्रश्न बनते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, वो सारे के सारे इस वीडियो में मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। सभी चैप्टर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं। अगर आपने इतना देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुविकल्पीय अलग देखने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि मैं एक दो वीडियो और दे दूंगा अलग अलग से, जहाँ जहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं नेक्स्ट में बहुविकल्पी जो हैं, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगा। साथ ही में दोस्तों जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको सॉल्व करा दूंगा। बस तैयारी आपकी बेस्ट होनी चाहिए, तैयारी आपकी बेहतरीन होनी चाहिए, पूरा ध्यान आपका तैयारी पे ही होना चाहिए। पहला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि महाश्वेता देवी का जन्म कब हुआ था। ये सेक्शन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका आंसर पता ही सभी को पता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना क्या है। दीपशिखा, उपरोक्त दोनों, हिमालय या फिर कोई नहीं। तो ये चीज़ तो आपको पता है कि महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना में आपकी दीपशिखा भी आती है और हिमालय भी आता है। यानी ऑप्शन नंबर सी के साइड यहाँ पर चला जाएगा। किसके साइड से चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साइड यहाँ पर चला जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर की प्रेम सरोवर है। प्रेम सरोवर क्या है? कविता है, कहानी है, नाटक है या फिर कोई नहीं है? तो प्रेम सरोवर जो है दोस्तों वो आपका एक प्रकार की कविता है। ठीक है, क्या है? एक कविता है। प्रेम सरोवर क्या है? एक कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा कहता है फोर्थ नंबर के विष्णु प्रभाकर का जन्म हुआ था। भाई विष्णु प्रभाकर जो थे उनका जन्म कब और कहाँ, मतलब कब हुआ, कहाँ हुआ था, ये चीज़ आपको बताना है। बलिया में हुआ था, मुजफ्फरनगर में हुआ था, होशंगाबाद में हुआ था, होशंगाबाद में, या फिर आपका सिमरिया में हुआ था। तो राइट आंसर फोर्थ नंबर के क्या हो जाएगा? आपका मुजफ्फरनगर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, प्रेमचंद्र या भारतेंद्र हरिश्चंद्र। 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ये हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र। देखिए अगर आप एक काम करेंगे, देखिए आपको तो पता है भाई थर्ड सेमेस्टर आपने पढ़ा है, पहले पढ़ा है आपने थर्ड सेमेस्टर, लेकिन अगर आप इस टाइम रिवीजन करते चले जाते हो, जितना आपको बताया जाता है ना उतना सिर्फ सुनते चले जाते हो या ईयरफोन लगा के क्वेश्चन को सुनते ही चले जाते हो, बाय द वीडियो नहीं देखते, सुनते ही चले जाते हो, तब भी आपके ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा दोस्तों इसका। ठीक है, बहुत बड़ा, क्योंकि चीज़ें सुनने में भी बहुत ज़्यादा याद होती है। कहानी क्या है? कहानी सुनने में याद होती है। ठीक है, कहानी कोई देखता थोड़ी ना, सुनने में याद हो जाती है कि भाई क्या इसके बाद क्या था। और कहानी इतना ध्यान मग्न लगाकर हम लोग सुनते हैं कि अगर एक बार अगर कहानी बताई जाती है, दोबारा अगर वही कहानी आपसे सुनी जाएगी तो पूरा का पूरा वैसे कि वैसे आप लोग बता दोगे। तो यहाँ पर देखने से ज़्यादा बेटर सुनने में भी होता है। ठीक है, ये चीज़ मत भूलिएगा आप लोग। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा 6 नंबर की सूरदास की रचनाओं में कितने ग्रंथ बताए जाते हैं। तो सूरदास की रचनाओं में कितने ग्रंथ बताए जाते हैं वो आपको पता है। यहाँ पर कितने ग्रंथ हैं भाई? 5 ग्रंथ यहाँ पर होते हैं। ठीक है, कितने ग्रंथ होते हैं सर? 5 ग्रंथ होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा, इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रेमचंद्र का निधन हुआ था। प्रेमचंद्र का निधन कब हुआ था? 1936 में हुआ था, 1979 में हुआ था, 1987 में या 1949 में। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अगला हो जाएगा 8 नंबर की छायावाद के प्रमुख कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जिन्हें निराला जी के नाम से भी जानते हैं, या उपरोक्त दोनों, या फिर ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पर हालांकि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सेम मैच करता है क्वेश्चन। ठीक है, सेम करता है, लेकिन हालांकि यहाँ पर होगा नहीं, यहाँ पर ये हो सकता है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन उपरोक्त दोनों या फिर ये सभी में दोनों सभी आ जाता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर 8 नंबर आंसर की, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी कि आपका यहाँ पर जयशंकर प्रसाद भी हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी है। इस वजह से हमारा राइट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके चला जाएगा? साइड चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन का जन्म हुआ था 1893 में, 1850 में, 1907 में या 1987 में। 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। 1893 में हुआ था राहुल सांकृत्यायन का जन्म। नेक्स्ट 10 नंबर हो जाएगा सूर्य के गुरु थे। सूर्य के गुरु तो कौन थे? विट्ठलनाथ थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, या फिर उपरोक्त दोनों थे, या फिर श्री वल्लभाचार्य थे। भाई राइट आंसर सूर्य के गुरु, देखिए महाप्रसाद द्विवेदी तो मतलब होगा नहीं, ये तो कंफर्म है। ठीक है, अब बचते हैं हमारे विट्ठलनाथ या फिर श्री वल्लभाचार्य, या फिर दोनों हैं। तो यहाँ पर 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर हो जाएगा श्री वल्लभाचार्य जो थे वो सूरदास जी के गुरु थे। किसके गुरु थे? सूरदास जी के गुरु थे। ठीक है, यहाँ से हमारा शुरू होता है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का पहला प्रश्न बनता है कि अक्षरों से बनी स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि को कहते हैं। शब्द कहते हैं, वाक्य कहते हैं, वर्ण कहते हैं, या फिर कोई नहीं कहते हैं। ठीक है, शब्द कहते हैं, वाक्य कहते हैं, वर्ण कहते हैं, या कोई नहीं। तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ का हमारा राइट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। अक्षरों से बनी स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं भाई साहब? शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं सर? शब्द कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि यहाँ पर शब्द भेद
के आधार हैं। शब्द भेद के कौन कौन से आधार हैं? शब्द भेद के कौन कौन से आधार हैं या शब्द भेद के कितने आधार हैं? 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं या 5 हैं? सेकंड नंबर का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 4 भेद होते हैं। शब्द भेद के आधार 4 होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द को विभक्त किया गया है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द को विभक्त किया गया है। यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ या फिर सभी। तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो विभक्त किया गया है वो आपका रूढ़ में भी, यौगिक और योग रूढ़ यानी सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे यहाँ पर। ठीक है सर, किसको लॉक करेंगे सर? ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। अगला हो जाएगा फोर्थ नंबर की कि प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं। विकारी शब्द, अविकारी शब्द, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फोर्थ नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त दोनों हो जाएगा, यानी इसमें आपका विकारी शब्द और अविकारी दोनों आ जाएंगे। इस वजह से राइट आंसर हमारा उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर की। इतिहास उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं। 7 हैं, 3 हैं, 5 हैं या 10 हैं? 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इतिहास उत्पत्ति के आधार पर, इतिहास उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं। कितने शब्द के भेद माने गए हैं? तो वो माने गए हैं 7। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे यहाँ पर। कितने सर? ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर लॉक कर देंगे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 6 नंबर की। कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे उसे कहते हैं लोकोक्ति कहते हैं, उपयुक्त दोनों कहते हैं, मुहावरा कहते हैं या फिर कोई नहीं। तो 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? मुहावरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सिफारिश शब्द है, ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिफारिश शब्द है, फारसी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, तुर्की शब्द है या अरबी शब्द है? फारसी, तुर्की, अरबी ये तीनों हमको एक तरीके से लगते हैं, क्योंकि अंग्रेजी तो होगा नहीं, मतलब इन्हीं 3 में से कोई हो सकता है। तो क्या हो सकता है? ये आपका एक प्रकार का अरबी शब्द है दोस्तों। ठीक है, अरबी शब्द होता है सिफारिश, सिफारिश करना एक प्रकार का आपका अरबी शब्द के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। आकाश का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका जवाब आपको पता ही है, बताने की जरूरत ही नहीं है। रोटी शब्द है, रोटी शब्द तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर ये सभी है? भाई रोटी शब्द अगर तत्सम है, तद्भव के अंतर्गत भी आता है या देशज के अंतर्गत भी आता है, तो ये सभी हो जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर बताना है कि रोटी शब्द जो है वो एक प्रकार का क्या है? तो रोटी शब्द जो हो जाएगा वो आपका देशज शब्द के अंतर्गत आता है भाई साहब, देशज शब्द के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हो जाएगा 10 नंबर कि लोकोक्त की प्रमुख विशेषता है। लोकोक्त की प्रमुख विशेषता क्या हो जाएगा? सारगम्भिता हो जाएगा, नवीनता हो जाएगा या फिर बोधगम्यता हो जाएगा या फिर कोई नहीं हो जाएगा? तो 10 नंबर का राइट आंसर भाई साहब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर लॉक कर देंगे। लोकोक्त की प्रमुख विशेषता है। यहाँ से हमारा शुरू होता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि कुत्ता बोला भौ भौ, भागी बिल्ली म्याऊं म्याऊं, देख भागते चूहा बोला कहाँ भागती बिल्ली म्याऊं। इस वाक्य में शिक्षण विधि किस प्रकार की है? कुत्ता बोलता भौ भौ, भागी बिल्ली म्याऊं म्याऊं, देख भागते चूहा बोला कहाँ भागती बिल्ली म्याऊं। इस वाक्य में शिक्षण विधि है। इस वाक्य में कौन सी शिक्षण विधि है? शब्दार्थ कथन विधि है, अभिनय प्रणाली है, प्रश्नोत्तर प्रणाली है या फिर कोई नहीं है? तो फर्स्ट नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, अभिनय प्रणाली यहाँ पर, क्योंकि अभिनय यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अभिनय प्रणाली यहाँ पर होती है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कि स्वतंत्रता लेखन की विशेषता है। स्वतंत्र लेखन की विशेषता है अनुभवी लेखन, दबाव रहित लेखन, लेखन में परिश्रम तथा रुचि या फिर सभी? तो सेकंड नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, यानी दबाव में रहित लेखन, अनुभवी लेखन और आपका लेखन परिश्रम तथा रुचि, यानी ऑप्शन नंबर किसको लॉक करेंगे सर? ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर लॉक करके चले आएंगे हम लोग और आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर हो जाएगा नारी तुम केवल श्रद्धा हो कथन है कबीर का है, जयशंकर प्रसाद का है, सुमित्रानंदन पंत का या सभी का? तो भाई साहब एक चीज़ तो कन्फर्म है, ये किसी एक ने कहा होगा, ये चीज़ तो कन्फर्म है किसी एक ने कहा होगा, सभी तो हो ही नहीं सकता, कबीर जी हो ही नहीं सकते, सुमित्रानंदन पंत हो ही नहीं सकते, तो कौन बचता है यहाँ पर? जयशंकर प्रसाद बचता है। ऑप्शन नंबर सी के साइड यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर सी के साइड यहाँ पर हम लोग इसको लॉक करके चले आएंगे, बिल्कुल करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि 5, 6, 7, 8 देख चल के राजघाट, 5, 6, 7, 8 देख चल के राजघाट यह उदाहरण है।
यह उदाहरण है अभिनय प्रणाली का है, उपरोक्त दोनों का, या शब्दार्थ कथन प्रणाली का, या विधि का, या फिर कोई नहीं। भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ नंबर का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शब्दार्थ कथन विधि के अंतर्गत ये आता है। 5, 6, 7, 8 देख चल के राजघाट। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 5 नंबर की, स्वतंत्र लेखन की शब्दार्थ कथन शिक्षण विधि प्रणाली या प्रचलित है। स्वतंत्र लेखन की शब्दार्थ कथन शिक्षण विधि प्रचलित है, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर लॉक कर देंगे, प्राथमिक स्तर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा शुरू होता है दोस्तों कुछ चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर देखते हैं, इसके भी जितने बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि वाच्य के भेद हैं। ठीक है सर, वाच्य के कितने भेद हैं वो चीज़ आपको बताना है। वाच्य के कितने भेद हैं, तो वाच्य के कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य भी होता है, भाववाच्य भी होता है। तो यहाँ पर भाई ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा, बिल्कुल सभी साथी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी को लॉक करके आएंगे, मुझे ये चीज़ कन्फर्म है। सेकंड नंबर हो जाएगा यहाँ पर कि अगम्य का तद्भव शब्द है। अगम्य का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा, अगम हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, या फिर सभी हो जाएगा। तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगम्य का तद्भव शब्द की यहाँ पर बात की गई है तो वो हो जाएगा आपका अगम हो जाएगा, अगम्य का अगम होता है। थर्ड नंबर हो जाएगा यहाँ पर कि जो लौकिक या सांसारिक प्रतीत ना हो उसके लिए एक शब्द, जो लौकिक या सांसारिक प्रतीत ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, वो होता है अलौकिक। वो क्या होता है भाई साहब, अलौकिक होता है। फोर्थ नंबर, चांद शब्द का तत्सम है। चांद शब्द का तत्सम, ये तो आंख मूंद के आप लोग लगा दोगे सर, चंद्र को लगा दोगे। किसको लगा दोगे सर, चंद्र को लगा के आ जाओगे फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि देशज शब्द के प्रकार हैं। तो ये भी चीज़ आपको पता है, देशज शब्द के प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका अनुकरण रहित देशज शब्द होता है और अनुकरण वाचक देशज शब्द होता है। सर ऑप्शन नंबर किसको लॉक करेंगे, सी को लॉक करेंगे। ठीक है सर, किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। 6 नंबर हो जाएगा, संरचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। संरचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं भाई, 3 प्रकार होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, या फिर कोई नहीं। तो 6 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा सर, 6 नंबर का ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, संरचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं सर, 3 होते हैं। 7 नंबर हो जाएगा कि जिस वस्तु पर क्रिया का फल पड़े कहलाता है। जिस वस्तु पर क्रिया का फल पड़े कहलाता है, कर्ता, क्रिया, कर्म, या फिर ये सभी कहलाता है। तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद माने गए हैं वो आपके अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों माने गए हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर लॉक करेंगे। ठीक है सर, किसको लॉक करेंगे सर, ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर लॉक करके हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा 9 नंबर के वाच्य प्रयोग के प्रकार होते हैं। वाच्य प्रयोग के प्रकार होते हैं कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, भावे प्रयोग, या फिर ये सभी। तो वाच्य प्रयोग के प्रकार कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, वो आपके ये सभी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए, बी व सी दोनों हो जाए, तीनों हो जाएगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर लॉक करके चले जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कर्ता के लिए विभिन्न चिन्ह हैं। भाई साहब, कर्ता के लिए जो विभिन्न चिन्ह माने गए हैं वो कौन कौन से माने गए भाई। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर चिन्ह माने गए हैं, ने, को, के लिए, या फिर कोई नहीं। कर्ता ने कर्म को, ये चीज़ आपको मैंने बताया था, कर्ता ने कर्म को कर से के लिए प्रदान, ऐसे कुछ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, याद होगा आपको, कविता की तरीके से। ठीक है, किसके तरीके से याद होगा, कविता की। तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता के लिए विभक्ति चिन्ह कौन होता है, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है भाई साहब, कर्ता ने। तो यहाँ पर ने साफ साफ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो यहाँ पर ने हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 5 से देखते हैं। पहला प्रश्न बनता है यहाँ पर कि कक्षा में निर्धारित पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य सहायक पुस्तकें व पाठ्य पुस्तक हो सकती हैं। बालोपयोगी, पत्रिकाएं, या फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर समाचार पत्र, या बाल साहित्य, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर भाई साहब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ का हमारा राइट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा समाचार पत्र भी हो जाएगा। ठीक है, समाचार पत्र भी होता है, बाल साहित्य भी होता है, और बालोपयोगी पत्रिका भी होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर किसको लॉक करेंगे, डी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट होता है हमारा कि औपचारिक तथा अनौपचारिक भाषा का विकास होता है।
औपचारिक तथा अनौपचारिक भाषा का विकास होता है अभिनय द्वारा, वार्तालाप द्वारा, दोनों द्वारा या फिर ये सभी द्वारा। तो सेकंड नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिनय द्वारा भी होता है और वार्तालाप भी द्वारा भी होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर लॉक कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। थर्ड नंबर हो जाएगा कि बातचीत का प्रभावशाली बना सकते, बातचीत को प्रभावशाली बना सकते हैं सोच समझ कर बोलना, बढ़ा चढ़ा कर बोलना, या फिर आपका अनावश्यक बोलना, या फिर ये सभी। देखिए, बातचीत को प्रभावशाली बना सकते हैं, अनावश्यक बोल के नहीं बना सकते हैं। ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर बोलना मतलब मुझे नहीं लगता कि हाँ ये भी सही होगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि हाँ ये भी सही होगा, और ये सभी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें अनावश्यक भी आ जाएगा। इस वजह से राइट आंसर हमारा सोच समझ कर बोलना ही हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, सोच समझ कर बोलना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि कथन को मुख्य रूप से विभक्त कर सकते हैं, कथन को मुख्य रूप से विभक्त कर सकते हैं। भाई साहब कैसे विभक्त कर सकते हैं, अनौपचारिक कथन, औपचारिक कथन, या फिर आपका यहाँ पर उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। तो कथनों को मुख्य रूप से विभक्त कर सकते हैं, कैसे विभक्त कर सकते हैं, अनौपचारिक कथन के रूप से और अनौपचारिक दोनों के रूप से, यानी उपयुक्त दोनों के साइड हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि बालोपयोगी पत्रिका के अंतर्गत आते हैं, बालोपयोगी पत्रिका के अंतर्गत आते हैं चंपक, नंदन, चकमक या फिर ये सभी। तो बालोपयोगी पत्रिका के अंतर्गत भाई साहब जो आते हैं वो आपकी हो जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी, यानी कि नंदन भी आता है, चंपक भी आता है और चकमक भी आता है। औपचारिक कथनों के अंतर्गत आते हैं, औपचारिक कथनों के अंतर्गत क्या आते हैं, तो वो आते हैं आपके पूज्य भी आता है और अपूजनीय भी आता है, यानी उपयुक्त दोनों के राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 7 नंबर हो जाएगा कि अपठित गद्यांश वृद्धि करता है व्यक्तिगत योग्यता, अभिव्यक्ति की क्षमता, उपयुक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो भाई 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, यानी कि व्यक्तिगत योग्यता और अभिव्यक्ति की क्षमता, ये दोनों हो जाएंगे हमारे करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन के लड्डू ले लो बाल कविता है, लड्डू ले लो बाल कविता है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की है या माखनलाल चतुर्वेदी जी की है या इन सभी की है या उपयुक्त दोनों की है। तो एक चीज़ तो आपको कन्फर्म हो ही गया होगा कि भाई उपयुक्त दोनों नहीं हो सकता, क्योंकि एक कविता को दो कभी लिख ही नहीं सकते हैं। दूसरा, इन सभी की नहीं होगा, इन सभी में आपका उपयुक्त दोनों आ जाएगा। तीसरा, लड्डू ले लो जो बाल कविता है वो आपकी माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। ठीक है सर, किसकी है, तो वो एक आपकी माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। नेक्स्ट हो जाएगा 9 नंबर के समाचार पत्रों में निकलने वाली पहेलियां हैं। समाचार पत्रों में निकलने वाली जो पहेलियां होती हैं वो क्या होती हैं, समाचार पत्रों में निकलने वाली जो पहेलियां होती है वो रास्ता ढूंढकर बाहर निकलो, ये भी होता है पहेली, चित्रों में अंतर ये भी होता है, चित्र को पूरा करो और रंग भरो ये भी होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। 10 नंबर हो जाएगा कि अनौपचारिक कथनों के स्थल हैं, अनौपचारिक कथनों के स्थल क्या हो जाएगा, घर, संस्थान, विद्यालय या फिर कोई नहीं। तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, घर हो जाएगा, यानी अनौपचारिक कथनों के स्थल जो हो जाएंगे वो आपका घर होता है, ना कि संस्थान होता है, ना कि विद्यालय होता है। ठीक है, अगला और आज का लास्ट चैप्टर जो है, क्योंकि आपके जो हिंदी में देखे जाए तो ऑफिशियली SCRT की तरफ से जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर माने गए हैं। ठीक है, अब आप अधिक बढ़ लेते हो उसमें कोई वो नहीं है। शिक्षा में मूल्यांकन शब्द परीक्षा तनाव और दुश्चिंता से जुड़ा है, पाठ्य चर्चा की परिभाषा और नवीनीकरण के प्रयास, सभी प्रयास विफल हो जाते हैं यदि वे स्कूली शिक्षा प्रणाली में जुड़े जमाए मूल्यांकन और परीक्षा तंत्र के अवरोध से नहीं जूझ सकते हैं, कहा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ये चीज़ मैंने आपको शायद बताया है, शायद मैंने पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड जो है आपका उसमें शायद ये प्रश्न है, उसका ये प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 या राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2009 या फिर 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। तो ये चीज़ मैंने आपको पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड में जरूर बताई है मैंने। इसमें के लोग इसमें से आपको ये जो लास्ट चैप्टर है इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न उसके भी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के भी बनेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा भाई, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है ये पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 होगा। मूल्यांकन की प्रक्रिया के केंद्र, जो मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है उसके केंद्र हैं उद्देश्य, साक्ष्य, मूल्यांकन, अधिगम, अनुभव या उपयुक्त सभी। सेकंड नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेकंड नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अनुभव, अधिगम अनुभव भी होता है, उद्देश्य भी होता है, साक्ष्य तथा मूल्यांकन भी होता है। ठीक है, थर्ड नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी बताइएगा। मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है।
ये कथन किसका है? रेमर्स और गेज का है, वेस्ले का है, डांडेकर का है या जेम्स एमली का? मैंने बताया था ना पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के आपके यहाँ पर प्रश्न आएंगे, ये देखिए आ गया। ठीक है, तो जल्दी से बताइए आप सभी साथी, जल्दी से आप सभी साथी बताइए थर्ड नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डांडेकर। वो क्या हो जाएगा सर? डांडेकर हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कि विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में हुए परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों का संकलन तथा उसके व्याख्या ही मूल्यांकन है। कथन किसका है? रेमर और गेज का है, क्यूलिन और हन्ना का है, टोल गर्शन और एडम्स का है या फिर डांडेकर का है? तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, क्यूलिक और हन्ना हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पर कि शैक्षिक पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। शैक्षिक पक्षों का मूल्यांकन जो है वो किया जाता है, किस हिसाब से किया जाता है? वो आपका किया जाता है रचनात्मक एवं सारांशात्मक से किया जाता है। इन दोनों की वजह से ये किया जाता है। ठीक है, इन दोनों की वजह से ये किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कि सारांशात्मक मूल्यांकन को कहते हैं सतत मूल्यांकन, योगात्मक या रचनात्मक या कोई नहीं। 6 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? योगात्मक मूल्यांकन हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर लॉक कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी को। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर कि प्रश्नों को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? 3, 4, 2, 5। 3, 4, 2, 5 प्रश्नों को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? 3, 2, 4, 5। 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 8 नंबर क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति के माध्यम के अनुसार प्रश्न होते हैं। अभिव्यक्ति के माध्यम के अनुसार प्रश्न होते हैं 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के या 5 प्रकार के। अभिव्यक्ति के माध्यम के अनुसार प्रश्न होते हैं। 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 प्रकार होते। कितने प्रकार होते हैं सर? 2 प्रकार होते। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं सर? 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 9 नंबर यहाँ पर कि सीखने के स्तर के अनुसार प्रश्न होते हैं 2 प्रकार के, 5 प्रकार के, 3 प्रकार के या फिर 4 प्रकार के। ठीक है, 3 प्रकार के या फिर 4 प्रकार के। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा 9 नंबर का राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं सर? वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अगला और लास्ट प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, अगला और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा निबंधात्मक प्रश्न के रूप होते हैं। निबंधात्मक प्रश्न के रूप क्या होते हैं? 3 रूप होते हैं, 5 रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं, 4 रूप होते हैं। तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न के रूप होते हैं। यहाँ पर कितने रूप होते हैं सर? 3 रूप होते हैं। ठीक है, कितने रूप होते हैं? यहाँ पर 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया, यहाँ पर जितने भी आपके 6 चैप्टर बनते हैं, जितने भी आपके 6 चैप्टर बनते थे, उन सभी के मैंने यहाँ पर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न करा दिए। उन सभी के मैंने यहाँ पर आपको बहुविकल्पीय, जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और इसके बाद में आपको एक वीडियो में जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, हिंदी के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे मैं आपको करवा दूंगा। बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बस क्या करना है आपको? एक ही काम करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्त मित्रों के साथ बताना है उनको भी कि मतलब जितने भी आपके प्रशिक्षु बैक वाले थे जिनके पेपर होंगे 3rd सेमेस्टर के, ठीक है, तो उनको आपको बताना है कि भैया ये वीडियो देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर सभी बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं वो आपको बताए गए हैं और इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये चीज़ मत मानिएगा कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। इनकी PDF भी मैं आपको हो सकेगा तो टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा। ट्विटर यहाँ पर आप सभी नीचे एक लाइन देख रहे होंगे कि सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करें। यहाँ पर एक लाइन आपको नीचे देखने को मिल रही होगी। ठीक है, साथ में जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और यहाँ पर आपको देख ही सकते हो आप लोग, यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग की भी लिंक मतलब दिया गया है कि आप ये सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं। अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, हमारे सोशल नेटवर्किंग से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर टोटल सोशल नेटवर्किंग क्या है? टेलीग्राम हो, चाहे आप फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं या फिर ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको सिंपली क्या सर्च करना है? हाई-फाई स्टडी 94। आपको ऐसा सर्च करना, बिना स्पेस के आपको सर्च करना है हाई-फाई स्टडी 94, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे फेसबुक पेज हो, चाहे ट्विटर अकाउंट हो। ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम।